हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 16 से 18 फरवरी 2024 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। नजूल लैंड, नजूल भूमि क्या है? यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यह सरकार के स्वामित्व में है, लेकिन अक्सर इसे सीधे राज्य संपत्ति के रूप में प्रशासित नहीं किया जाता है। नजूल लैंड क्या है? यह सरकार के स्वामित्व में है, लेकिन अक्सर इसे सीधे राज्य संपत्ति के रूप में प्रशासित नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। स्टेट जनरली इसे लीज पे देती है। लीज पे देती है कितने साल के लिए? 15 से 99 साल के लिए। किसी भी एंटिटी को 15 से 99 साल के लिए जनरली स्टेट इसे लीज पे देती है, किसी भी एंटिटी को। और स्कूल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, हाउसिंग सोसाइटी के लिए यूटिलाइज होता है। और सरकार को अधिकार है कि इस लीज को रिन्यू या कैंसिल कर सकती है। तो आपको याद क्या क्या रखना है? नजूल लैंड क्या है? यह सरकार के स्वामित्व में है, लेकिन अक्सर इसे सीधे राज्य संपत्ति के रूप में प्रशासित नहीं किया जाता है। अच्छा, करंट अफेयर में क्यों बना हुआ था? तो उत्तराखंड में एक मैटर हुआ इसी नजूल लैंड को लेके, इसलिए करंट अफेयर में बना हुआ है। सरकार इसे जनरली लीज पे देती है कितने साल के लिए? 15 से 99 साल के लिए। किसी भी एंटिटी को स्कूल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, हाउसिंग सोसाइटी के लिए यूटिलाइज होता है। और सरकार को अधिकार है कि ये नजूल लैंड को रिन्यू या कैंसिल कर सकती है। लीज को रिन्यू या कैंसिल कर सकती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने जलवायु पूर्वानुमानों में सुधार और जलवायु प्रभावों की भविष्यवाणी करने के लिए भारत के लिए पहला अर्थ सिस्टम मॉडल विकसित किया है? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, IITM। हाल ही में किस संस्थान ने जलवायु पूर्वानुमानों में सुधार और जलवायु प्रभावों की भविष्यवाणी करने के लिए भारत के लिए पहला अर्थ सिस्टम मॉडल डेवलप किया है? तो किसने किया है? IITM ने। IITM का मतलब क्या हुआ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, हिंदी में क्या बोलेंगे? भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान। और कब तक उम्मीद है कंप्लीट हो जाएगा? 2025 तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया ब्रूमेशन क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। रिप्टाइल में, सरीसृपों में डोरमेंसी निष्क्रियता की अवधि जो आमतौर पर ठंडे महीनों के दौरान होती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में समाचारों में देखा गया ब्रूमेशन क्या है? तो रिप्टाइल्स, सरीसृपों में डोरमेंसी की अवधि जो आमतौर पर ठंडे महीनों के दौरान होती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, BPCL के साथ। और BPCL का मतलब क्या हुआ? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, BPCL। BPCL का मतलब क्या हुआ? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। जो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यह विश्व का पहला एयरपोर्ट है जो कि फुल्ली पावर्ड बाई सोलर एनर्जी है। तो ये भी याद रखना है आपको। जो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यह विश्व का पहला एयरपोर्ट है जो फुल्ली पावर्ड बाई सोलर एनर्जी है। इसके अलावा कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड CIAL ने क्लेम किया है पहला एयरपोर्ट ऑपरेटर होने का वर्ल्ड में जिसके पास क्या होगा? हाइड्रोजन पावर जनरेशन फैसिलिटी होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। भारत ने किस वर्ष तक 6 मेगा बंदरगाह विकसित करने की योजना के साथ महत्वाकांक्षी
समुद्री विस्तार की योजना बनाई है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2047 तक। भारत ने किस वर्ष तक 6 मेगा बंदरगाह विकसित करने की योजना के साथ महत्वाकांक्षी समुद्री विस्तार की योजना बनाई है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2047 तक। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 2 टाइप के तैयार होंगे। एक मेगा पोर्ट होगा जिसकी कैपेसिटी होगी 500 मिलियन टन्स पर एनम, मोर देन 500 मिलियन टन पर एनम, जिसमें 2 मेगा पोर्ट है, दीनदयाल और टूना टेकरा पोर्ट क्लस्टर और जवाहरलाल नेहरू वधावन पोर्ट क्लस्टर। वैसे मेगा पोर्ट जिनकी कैपेसिटी कितनी होगी 500 मिलियन टन पर एनम से ज़्यादा, तो 2 है, दीनदयाल और टूना टेकरा पोर्ट क्लस्टर और दूसरा आपका जवाहरलाल नेहरू वधावन पोर्ट क्लस्टर। और बाकी जो 4 मेगा पोर्ट है जिसकी कैपेसिटी होगी 300 MTPA से ज़्यादा, तो एक आपका हो गया कोचीन विंझिजम पोर्ट क्लस्टर, गैलाथिया साउथ बे पोर्ट, चेन्नई कामराजार कुड्डालोड पोर्ट क्लस्टर, पारादीप और अन्य गैर प्रमुख बंदरगाह क्लस्टर। तो आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले भारत ने किस वर्ष तक 6 मेगा बंदरगाह विकसित करने की योजना के साथ महत्वाकांक्षी समुद्री विस्तार की योजना बनाई है? 2047 तक। 2 टाइप के हैं। एक है आपका मेगा पोर्ट जिसकी कैपेसिटी है 500 मिलियन टन पर एनम, मतलब मोर देन 500 मिलियन टन पर एनम, तो दीनदयाल और टूना टेकरा पोर्ट क्लस्टर है और जवाहरलाल नेहरू वधावन पोर्ट क्लस्टर है। और दूसरा जो है आपका मेगा पोर्ट जिसकी कैपेसिटी है 300 MTPA से ज़्यादा, तो 4 कौन से हैं? कोचीन विंझिजम पोर्ट क्लस्टर, गैलाथिया साउथ वे पोर्ट, चेन्नई कामराजार कुड्डालोड पोर्ट क्लस्टर और पारादीप और अन्य गैर प्रमुख बंदरगाह क्लस्टर। तो याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नीति आयोग के द्वारा। हाल ही में समाचारों में देखी गई ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नीति आयोग के द्वारा। और ग्रो का मतलब क्या हुआ? ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। ग्रो का मतलब क्या हुआ? ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड नहीं है, वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सी डॉट और किस संस्था ने 10 गीगाबिट सक्षम सममित निष्क्रिय ऑप्टिकल नेटवर्क सिमेट्रिक पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क के लिए प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर होगा सी डॉट और IIT खड़गपुर ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सी डॉट और किस संस्था ने 10 गीगाबिट सक्षम सममित निष्क्रिय ऑप्टिकल नेटवर्क सिमेट्रिक पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क के लिए प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सी डॉट और IIT खड़गपुर ने। इसके अलावा आपको यहाँ से 3 पॉइंट याद रखना है। PON स्टैंड्स फॉर पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, OLT स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल, एग्जाम में पूछ सकता है। OLT स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल, ONU स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गुवाहाटी। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गुवाहाटी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की पहली परिषद बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है GBFF स्टैंड्स फॉर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, और इसकी पहली परिषद बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो अमेरिका में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और अमेरिका में कहाँ? वाशिंगटन DC में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने कर्नाटक के चल्लाकेरे में हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट HAPS नामक एक मानव रहित हवाई वाहन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने कर्नाटक के चल्लाकेरे में
हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट, HAPS स्टैंड्स फॉर हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट नामक एक मानव रहित हवाई वाहन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के वैज्ञानिकों ने, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा आपको क्या क्या याद रखना है, इट कैन बी पावर्ड इनफ बाई सोलर सेल एंड बैटरी सिस्टम। इसको पावर कहाँ से मिलेगा, तो इसको पावर मिलेगा किससे, सोलर सेल से और बैटरी सिस्टम से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने स्वाति पोर्टल लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य स्टेम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ऑनलाइन पोर्टल बनाना है। स्वाति स्टैंड्स फॉर, तो स्वाति का फुल फॉर्म क्या होगा, साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ऑप्शन ये आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने स्वाति पोर्टल लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य स्टेम विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ऑनलाइन पोर्टल बनाना है। स्वाति का मतलब है साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टोन एग्रीगेट्स ले जाने वाले जहाज़ों की पहली परीक्षण आवाजाही को हाल ही में मैया अरीचा मार्ग पर हरी झंडी दिखाई गई, जो भारत में मैया बंदरगाह को किस देश में स्थित सुल्तानगंज बंदरगाह से जोड़ता है। तो सिंपली आपको याद रखना है, सुल्तानगंज बंदरगाह बांग्लादेश में है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सुल्तानगंज बंदरगाह किस देश में है, बांग्लादेश में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस शहर में विश्व की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। हाल ही में किस शहर में विश्व की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। तो UAE ने किया है कि अपने किस शहर में, दुबई में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस शहर में विश्व की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने की योजना बनाई गई है। तो दुबई में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और कब तक उम्मीद है चालू हो जाएगा, 2026 तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस देश में चल रहा व्हाइट एंड आयरन डिजीज गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। देश के 90% से अधिक हिस्से को अद्वितीय मौसम की घटना से उच्च स्तर के जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मंगोलिया। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक रिपोर्ट आया हुआ है संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का, जिसके अनुसार व्हाइट एंड आयरन डिजीज गंभीर स्तर पर पहुंच गया है, जिससे किस देश के 90% से अधिक हिस्से को अद्वितीय मौसम की घटना से उच्च स्तर के जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। तो मंगोलिया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, डिजीज क्या होता है, यह मंगोलिया के लिए एक अनोखी धीमी गति से शुरू होने वाली आपदा है, जिसमें चरम सर्दियों की विशेषता होती है, जिसमें जमा देने वाला तापमान, भारी बर्फ और जमीन इतनी जमी होती है कि जानवर चारागाह तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्या इसे किस टर्म से बोलते हैं, इसे डिजीज बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में EI संचालित सरकारी सेवाओं के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता। हाल ही में किस देश ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में EI संचालित सरकारी सेवाओं के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत ने। और ये अवार्ड देता कौन है, UAE देती है। ठीक है, अवार्ड UAE देती है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जो कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले ये 4 कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। एक आपका होता है EI पावर्ड गवर्नमेंट सर्विस, तो किसे मिला है, भारत को मिला है। दूसरा होता है आपका इंक्लूसिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो इस कैटेगरी में जो अवार्ड मिला है किसे मिला है, कजाकिस्तान को। इस कैटेगरी में जो अवार्ड मिला है किसे मिला है, कजाकिस्तान।
कजाकिस्तान। तीसरा आपका कैटेगरी है एजुकेशनल सर्विस, इस कैटेगरी में मिला है घाना को। और चौथा आपका है हेल्थ केयर सर्विस, इस कैटेगरी में किसे मिला है अवार्ड, ये आपका मिला है इंडोनेशिया को, इस कैटेगरी में मिला है इंडोनेशिया को। तो आपको याद क्या क्या रखना है, सबसे पहले हाल ही में किस देश ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में ईआई संचालित सरकारी सेवाओं के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता, तो भारत ने यूएई देती है 4 कैटेगरी में। पहला आपका एआई पावर्ड गवर्नमेंट सर्विस जो कि भारत को मिला है। दूसरा आपका कैटेगरी है इंक्लूसिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कजाकिस्तान को मिला है। एजुकेशनल सर्विस में मिला है घाना को, हेल्थ केयर सर्विस में मिला है इंडोनेशिया को। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, जो भारत को मिला है कौन से पहल के लिए मिला है, आई रास्ते, जो कि क्या है, एक एआई ड्राइवन रोड सेफ्टी इनिशिएटिव है। आई रास्ते क्या है, एन एआई ड्राइवन रोड सेफ्टी इनिशिएटिव है। और आई रास्ते का मतलब क्या हुआ, इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। आई रास्ते स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। और बाकी कजाकिस्तान को मिला है, फिर घाना को मिला है। घाना को किसे मिला है, एजुकेशनल सर्विस में। फिर इंडोनेशिया को किसे मिला है, हेल्थ केयर सर्विस में, इंडोनेशिया को हेल्थ केयर सर्विस में। और सातु क्या बोलते हैं, सत्तू सेहत के लिए, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्वनि प्रौद्योगिकी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम साउंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम किस आईआईटी द्वारा विकसित की गई थी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आईआईटी जम्मू। साउंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम किस आईआईटी द्वारा विकसित की गई थी, तो आईआईटी जम्मू के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और अगर प्रोफेसर का नाम पूछ ले तो उनका नाम क्या है, डॉक्टर करण नाथवानी। तो ये नाम आपको याद रखना है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस संस्था ने बीमा सुगम को एक गैर लाभकारी इकाई के रूप में स्थापित करने के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं, जो सभी हितधारकों को ऑनलाइन बीमा बाजार के रूप में सेवा प्रदान करेगा। सही आंसर क्या होगा, एडीआई। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस संस्था ने बीमा सुगम को एक गैर लाभकारी इकाई के रूप में स्थापित करने के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं, जो सभी हितधारकों को ऑनलाइन बीमा बाजार के रूप में सेवा प्रदान करेगा, तो एडीआई ने। और एडीआई का मतलब क्या हुआ, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के अंतर्गत वार्षिक अनुदान बढ़ा के कितना कर दिया गया, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 25,000 रुपये। पहले कितना था, पहले आपका था 15,000 और अब कितना हो गया है, अब आपका हो गया 25,000। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के अंतर्गत वार्षिक अनुदान बढ़ा के कितना कर दिया गया, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 25,000। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल शुरू की है, तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, सिक्किम के सीएम कौन है, सिक्किम के सीएम है प्रेम सिंह तमांग। कहाँ के सीएम है, सिक्किम के हैं। सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल शुरू की है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वर्ल्ड बैंक। अच्छा, सिक्किम कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, कौन से देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो चीन से, भूटान से और नेपाल से। 3 देशों से बनाती है, चीन से, भूटान से और नेपाल से। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित ई जागृति पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उपभोक्ता विवाद निवारण को सुविधाजनक बनाना। ई जागृति पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उपभोक्ता विवाद निवारण को सुविधाजनक बनाना। और कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।